क्लास 11 इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 का आज हम लोग का डे 3 है, थर्ड क्लास है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास किए हैं। जिसका जिसका मिस हुआ है वो लोग प्लीज अपना बैकअप को कवर कर लीजिएगा। पहला 2 चैप्टर जो है कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज हम लोग डे 3 स्टार्ट करेंगे। डे 2 में पहला क्लास में हम आप लोग को इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, वाई, हाउ एंड व्हाट ऑफ इकोनॉमिक्स पूरे एक्सप्लेन किए थे। फिर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये सब के बारे में डिस्कस हुआ था, ठीक है ना। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम फंक्शन, दैट इज यहां तक हम लोग किए थे लास्ट क्लास में डे 2 में, ठीक है। और हम लोग बोले थे यहां से हम लोग का स्टार्ट होगा, तो आज क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे। जिसका जिसका मिस किया हुआ है वो लोग को बैक का थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा अपना, ठीक है ना। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, फॉलोइंग आर फ्यू कॉन्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट्स मस्ट लर्न फॉर द इनरिचमेंट ऑफ देयर नॉलेज इन इकोनॉमिक्स। देखो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है जो अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है और इकोनॉमिक्स एकदम पढ़ना है, इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है। देखो हम खुद बीकॉम किए हुए, एमकॉम किए हुए, लेकिन हम जानते हैं कि अकाउंट से ज्यादा काम जिंदगी में इकोनॉमिक्स आने वाला है। इकोनॉमिक्स तुम्हारा थिंकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, सोचने का शक्ति तुम्हारा और इंप्रूव होता है, सही और गलत और बताने में हेल्प करता है। जैसे कि देखो तुम एक एरिया में रह रहे हो, अब वो एरिया में एक आदमी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है कोई दूसरा स्टेट में और बहुत करप्ट है। हम लोग वेस्ट बंगाल में है, मान लो उसका पोस्टिंग किया हुआ है फॉर एग्जांपल दिल्ली में, और वो बहुत करप्ट है। अब तुम सोच सकते हो यार इसका करप्शन से हमको तो कोई नुकसान नहीं है, ये तो दिल्ली में पोस्टेड है, वहां का आदमी लोग के साथ करप्शन कर रहा है। नुकसान है, कैसे है सर? वो करप्शन के थ्रू पैसा कमा रहा है, रह रहा है तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे एरिया में जो भी फ्लैट्स बिक रहा है, जमीन बिक रहा है, घर बिक रहा है, उसके पास ब्लैक मनी है। वो 10 लाख का फ्लैट को 15 लाख में खरीद रहा है जानबूझ के, क्योंकि उसका पैसा जो है 2 नंबर ही है, ब्लैक मनी है। तुम तो मेहनत से कमा रहे हो, ये फ्लैट का दाम होना चाहिए 10 लाख, बट क्योंकि उसके पास ब्लैक मनी है, इलीगल पैसा है, वो 5 लाख एक्स्ट्रा देके फ्लैट का दाम बढ़ा दिया। अब तुम जेन्युइन दाम में उसको खरीद नहीं पा रहे हो, तुम्हारा नुकसान हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। तुमको लगता है तुमको फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक मेरा जानने वाला था, अरे छोड़ो ना पेट्रोल का प्राइस महंगा हो रहा है, क्या है, हम लोग के पास कौन सा गाड़ी है? तो तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल प्राइस महंगा होने से तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है। इकोनॉमिक्स बोलते हैं फर्क पड़ रहा है। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम कपड़ा पहनते हो ना, फल खाते हो ना, सब्जी खाते हो ना, ये सब ट्रांसपोर्ट से आता है एक जगह से दूसरा जगह। जब पेट्रोल महंगा होगा तो इसका कॉस्टिंग बढ़ेगा, फल महंगा हो जाएगा, सब्जी महंगा हो जाएगा, कपड़ा महंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको सोचने का शक्ति बढ़ाता है, आपको हेल्प करता है चीजों को समझने का। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा इकोनॉमिक्स के लिए। नंबर 1 इज फंक्शन। सर फंक्शन का क्या मतलब है? अब हम लोग फंक्शन सोचते हैं सर बर्थडे फंक्शन, मैरिज फंक्शन, एनिवर्सरी फंक्शन, ये फंक्शन की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फंक्शन का मतलब होता है, फंक्शन इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 2 सेट ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है? जिसका मैथ्स होगा वो समझ पाएगा। यहां पे बोला गया y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बोला गया y इज द फंक्शन ऑफ x। अब ये स्टेटमेंट को हम लोग रीड कैसे करेंगे? रीड करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y एंड x दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब y का एक वैल्यू होगा, x का एक वैल्यू होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। जैसे कि हम बोले कि भाई y जो है फॉर एग्जाम्पल 3 है,
और x का जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है y के ऊपर। y जितना होगा x उससे एक ज्यादा है, तो y अगर 3 है तो x हो गया 4, y अगर 4 है तो x हो गया 5। मतलब दोनों एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। इकोनॉमिक्स में ये बहुत यूज होगा, अभी तो नहीं यूज होगा, जब हायर स्टडीज करोगे तो उसमें ये फंक्शंस आएगा। इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत मैथ्स है, ठीक है। अब देखो फंक्शनल रिलेशनशिप दो वेरिएबल का पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशन, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, जैसे कि डिमांड और सप्लाई और प्राइस। जनरली प्राइस और डिमांड जो है नेगेटिव रिलेशन है, कोई चीज का दाम बढ़ रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। और सप्लाई में उल्टा है, दाम बढ़ रहा है तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। तो फंक्शनल रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। हम यहां पे बोले कि भाई x जो है वो y का +1 है, तो ये भी तो हो सकता है सर x जो है y का -1 है। समझ में आ रहा है बात? तो दोनों ही तो फंक्शन है, दोनों ही तो रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेसिक यूनिट्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी में या इकोनॉमीज में 3 यूनिट रहते हैं, 3 कैरेक्टर रहते हैं। हर पिक्चर का, स्टोरी का, बुक का कैरेक्टर्स रहते हैं। कैरेक्टर्स रहते हैं ना भाई, तुम कोई मूवी देखने गए, सर ये हीरो है, हीरोइन है, साइड एक्टर है, विलन है, तो ये लोग कैरेक्टर्स है। तो इकोनॉमी का भी कैरेक्टर्स है। तो इकोनॉमी में मेन 3 कैरेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटिटीज और यूनिट्स इन इकोनॉमिक्स। कौन सा 3 बेसिक यूनिट्स है इकोनॉमी में? एक है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, तीसरा है सप्लायर। हाउस होल्ड, फर्म और सप्लायर। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? घर, फैमिली। अब हाउस होल्ड एक आदमी से भी बन सकता है, 5 आदमी से भी बन सकता है। हाउस होल्ड इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और फैमिली भी हो सकता है। फर्म का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग यूनिट, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री जो बना रहा है, और गवर्नमेंट तो हम लोगों को पता ही है। हाउस होल्ड को बोला जाता है कंज्यूमिंग यूनिट, ये सामान कंज्यूम करता है, खाता है, यूज करता है। फर्म को बोला जाता है प्रोड्यूसिंग यूनिट, ये बनाता है। और गवर्नमेंट को बोला जाता है कंट्रोलिंग यूनिट, ये सबको कंट्रोल करता है। ये 3 चीज से इकोनॉमिक्स चलता है, बनाने वाला चाहिए, खरीदने वाला चाहिए और कंट्रोल करने वाला चाहिए। तो ये है 3 बेसिक यूनिट्स इन एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। हाउस होल्ड है कंज्यूमिंग यूनिट, फर्म है प्रोड्यूसिंग यूनिट, गवर्नमेंट है कंट्रोलिंग यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पीपीसी या पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब क्या मतलब है इसका? हम लोग आगे वाला क्लासेस में पढ़े हैं कि वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड होता है। तुम्हारा जो वॉन्ट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन वो वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। तुम्हारा जो चाहत है, अभी पूरे क्या चाहिए, तुम 10 सामान बता दोगे ये चाहिए, क्या तुम्हारे पास उतना पैसा है सब लेने के लिए? नहीं सर, पैसा तो उतना नहीं है। मतलब वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब अगर वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम क्या सब कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे? सर हमको भूख भी लगा हुआ है और हमको मोबाइल में रिचार्ज भी कराना है, तो ये मेरे पास सिर्फ 200 रुपया, या तो खा पाएंगे या तो रिचार्ज हो पाएगा। 2 काम है, रिसोर्स एक ही काम के लिए। यहां पे आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। इकोनॉमी में भी, इकोनॉमी को बहुत सारा चीज का जरूरत रहता है। क्या इकोनॉमी को जो जो चीज का जरूरत है, इकोनॉमी वो हर चीज प्रोड्यूस कर सकता है? क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ? वो तो है, अभी तुम्हारे पास 10 रुपया है और तुमको 2 सामान खरीदना है, तो तुम दोनों तो पूरा पूरा नहीं खरीद सकते हो। तुमको कुछ लाना पड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन जिसमें हम 10 रुपया में दोनों को कुछ ना कुछ खरीद लें।
इसको ही बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो दो गुड्स है एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। एक्स का दाम है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया, वाई का दाम है, तुम्हारे पास है ₹100। कितना है? तुमको एक्स एंड वाई खरीदना है, तो क्या कर सकते हो तुम बोलोगे सर हम एक्स ले लेते हैं 10 यूनिट, वाई को लेना ही नहीं, या सर एक्स हम लेते हैं 8 यूनिट, वाई ले लेते हैं 1 यूनिट। हो गया ना? एक्स ले लेते हैं 6 यूनिट, वाई ले लेते हैं 2 यूनिट। एक्स ले लेते हैं 4 यूनिट, वाई ले लेते हैं 3 यूनिट। एक्स ले लेते हैं 2 यूनिट, वाई ले लेते हैं 4 यूनिट। एक्स ले लेते हैं 1 यूनिट, वाई ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं 0 और वाई ले लेंगे। ये आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6। सर हम 10 यूनिट एक्स और 5 यूनिट वाई एक साथ क्यों नहीं खरीद सकते? उतना पैसा नहीं है, रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। एक करोगे तो दूसरा नहीं हो पाएगा, दूसरा करोगे तो पहला को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब जब इसको आप प्लॉट करते हो एक ग्राफ में, ये ऐसा दिखता है। अब ये जो अलग अलग पॉइंट्स है इसमें, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रहा है एक्स और ए और बी का कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये लोकस है, पॉइंट है, वेरियस पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस with the efficient allocation of entire available resources under a given technology। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो यूजिंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। यही अलग अलग कॉम्बिनेशन को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ में आया? ये कुछ इस तरह देखने को मिलता है। देखो यहां y 0 प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी y मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है, और तो x 0 हो जा रहा है। यहां पे x मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है तो y 0 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। कॉनकेव है, कॉनकेव कॉन्वेक्स जानते हो ना? 11 में पढ़े हो, 11 बोल रहे, 8 9 में पढ़े होगे, 10 में। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मतलब इस तरह से, और कॉन्वेक्स मतलब सी, और कॉनकेव मतलब उल्टा सी। ये सी है कॉनकेव कॉन्वेक्स, और उल्टा सी हो गया कॉनकेव। हम लोग ऐसे याद रखते हैं, सी मतलब कॉन्वेक्स और उल्टा सी मतलब कॉनकेव। कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग को बहुत ज्यादा। क्लियर हुआ? समझ में आया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब होता है दो गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो यूजिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है वांट्स। वांट्स का मतलब हम लोग एक्सप्लेन भी किए फर्स्ट क्लास में। क्या मतलब है वांट्स? वांट्स का मतलब होता है द डिजायर और विश टू हैव समथिंग। सर हमको आईफोन चाहिए, सर हमको कोई बाइक दिला दे, हमको कोई महंगा घड़ी दिला दे। दीज आर योर वॉन्ट्स, दीज आर योर वॉन्ट्स। वॉन्ट्स का मतलब होता है योर विश और योर डिजायर। पैसा है आईफोन लेने का? है बोलो वैस, पैसा है आईफोन लेने का? नहीं है, तो ये क्या हो गया? वॉन्ट। क्या हो गया? वॉन्ट। सर वॉन्ट डिमांड में कब कन्वर्ट होगा? सर आईफोन लेना है और पैसा भी है अकाउंट में, दिस इज नोन एज डिमांड। तो वांट का मतलब होता है डिजायर और विश। वांट का मतलब क्या होता है? डिजायर या फिर विश। और जब ये वांट के साथ आपका पॉकेट में पैसा आ जाता है, जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर, तब ये बन जाता है डिमांड। क्या बन जाता है? डिमांड। तो
तो वांट का मतलब डिजायर और प्रेफरेंस टू हैव समथिंग। वांट इंसान का अनलिमिटेड है, तो बहुत कुछ चाहिए, समझ में आ रहा है? दीज आर अनलिमिटेड, लेकिन डिमांड अनलिमिटेड नहीं होते, क्योंकि हर चीज फुलफिल करने का पैसा नहीं। समझ में आया? क्लियर हुआ? सुनो, जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका फोटो खींच के पीडीएफ बना के रखो। हाँ, जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका फोटो खींच के पीडीएफ बना के रखो। क्लियर हो गया? यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूटिलिटी। सर यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे आने वाला चैप्टर में, अभी तो शॉर्ट में समझा रहे हैं। वांट का मतलब समझ में आ गया? क्लियर? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी जो लोगों का जरूरत को पूरा करने का सलाहियत रखता हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी पोजेस कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमको प्यास लगा, तुम हमको पानी दे रही है, पानी से मेरा प्यास बुझ गया ना, तो पानी यूटिलिटी पोजेस करता है। सर कमोडिटी क्या होता है? कमोडिटी मतलब कोई भी गुड्स, सामान, कोई भी सामान या कोई भी सर्विसेज जो आपका जरूरत को पूरा करने का सलाहियत रखता है, आपको सेटिस्फाई करने का सलाहियत रखता है, वो यूटिलिटी पोजेस करता है। समझ में आ रहा है? गर्मी लग रहा है, एसी ऑन कर दिया, गर्मी लगना बंद हो गया, यूटिलिटी पोजेस करता है एसी। भूख लग रहा, खाना खा लिए, भूख मिट गया, यूटिलिटी पोजेस करता है भूख। समझ में आ रहा है बात? तो यूटिलिटी का मतलब वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब देखो, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो अलग अलग चीज है। एक कमोडिटी हो सकता है यूजफुल ना हो, लेकिन वो आपका वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। एक कमोडिटी हो सकता है वो यूजफुल ना हो, बट इट मे सेटिस्फाई योर वांट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा देखें। अल्कोहल क्या यूजफुल है? शराब यूजफुल है? नहीं। सिगरेट यूजफुल है? नहीं सर। लेकिन आदमी तो पी रहा ना उसको, क्यों पी रहा? क्यों पी रहे? एडिक्शन है उसको। समझ में आ रहा है? आदत हो गया, उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है पीकर, उसको मजा आ जा रहा है, इसलिए वो पी रहा है। यूजफुल चीज नहीं है, लेकिन उसका वांट को सेटिस्फाई तो कर रहा है, तो वो यूटिलिटी पोजेस कर रहा है। तो कोई भी सामान जो आपका वांट को सेटिस्फाई कर दे, वो यूटिलिटी पोजेस करेगा। अब भले वो आपके लिए यूजफुल हो या ना हो। अब एक कमोडिटी हर किसी के लिए यूटिलिटी पोजेस नहीं करता। ये चश्मा मेरे लिए यूटिलिटी पोजेस करता है, मेरा काम का है, मेरा जरूरत को पूरा कर रहा है, क्योंकि भाई हमको देखने में दूर का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी चश्मा निकाले, सब धुंधला धुंधला, ठीक है, आप चश्मा पहनेंगे सब क्लियर, तो मेरे लिए चश्मा यूटिलिटी पोजेस कर रहा है। एक इंसान है जिसका आंख ठीक है, अभी हम नौशाद को दे रही है, उसके लिए चश्मा यूटिलिटी पोजेस करेगा? नहीं, वो पहनेगा उसका आंख खराब हो जाएगा। तो मेरे लिए यूटिलिटी पोजेस कर रहा है, इसके लिए नहीं कर रहा है। तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। एक कमोडिटी एक इंसान के लिए यूटिलिटी पोजेस कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं कर सकता। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। एक कमोडिटी हो सकता है वो यूजफुल ना हो, लेकिन आपको उससे मजा आ रहा है, आपका जरूरत पूरा हो रहा है, तो वो आपके लिए यूटिलिटी पोजेस कर रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? सो डिटेल में हम लोग करेंगे। अब यूटिलिटी का अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज है। एक है फॉर्म यूटिलिटी। बुक क्या चीज से बना हुआ है? पेपर। तुमको इतना सारा पेपर दे दिए, तुम खरीद लोगे? क्या काम क्या है सर पेपर? लेकिन जब वो पेपर में कुछ लिखा जाएगा, टाइप किया जाएगा, पॉइंट किया जाएगा, बुक बनाया जाएगा, तब तुम खरीद लोगे। मतलब पेपर भी बुक है और बुक भी पेपर है, लेकिन जब वो पेपर को बुक में कन्वर्ट करते हैं तब वो काम का बनता है। ऐसे पेपर कोई काम का चमड़ा, मान लो एक बड़ा सा लेदर का टुकड़ा तुमको दे दिए, खरीद लोगे? बोलोगे सर मेरा क्या काम था? लेकिन वो लेदर का जब जैकेट बना के बेचेंगे तुम बोलोगे हाँ सर खरीद लेंगे। क्यों? सर लेदर भी तो जैकेट ही था, जैकेट भी तो लेदर ही था, और ये भी तो लेदर ही है। फॉर्म बदल गया ना, शक्ल बदल गया उसका, तो ये यूटिलिटी पोजेस कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया फॉर्म यूटिलिटी। फिर आता है प्लेस यूटिलिटी।
अब प्लेस यूटिलिटी का क्या मतलब है? एक कमोडिटी का एक जगह में उसका कोई वैल्यू नहीं है, दूसरे जगह में बहुत वैल्यू है, बहुत यूटिलिटी पोजेस कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि भाई तुम अच्छा इंसान हो लेकिन तुम्हारा कदर नहीं हो रहा है, तुम वहां से आके मेरे पास आओ, तुम्हारा कदर हो गया। तो इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। सेम इंसान एक जगह में उसका कोई वैल्यू नहीं, दूसरा जगह बहुत वैल्यू, दिस इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। तुम गलत जगह में हो इसीलिए तुमको वैल्यू नहीं मिल रहा है, तुम सही जगह में तो जाओ, तुमको वैल्यू ठीक मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, गल्फ में उसका उतना वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं, लेकिन जब उसका प्लेस चेंज करके इंडिया में ला दो, सरकार बदल जाएगा, सरकार गिर जाएगा, इतना वैल्यू है इसका। तो सेम चीज, वहां पे कोई वैल्यू नहीं, यहां पे वैल्यू है, इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। थर्ड आता है टाइम यूटिलिटी। तो बोलते हैं ना सर अभी मेरा वक्त खराब चल रहा है, मेरा वक्त आने चाहिए तब देखिएगा मेरा इंपॉर्टेंस इंसान को पता चलेगा। बात सही है। अभी गर्मी का महीना है, तुम्हारे पास एक खूबसूरत सा वुलन क्लोथ लेके आए हैं, वुलन जैकेट, वुलन स्वेटर, तुम बोलोगे सर क्या कर रहे सर, हालत खराब हो जाएगा, जून जुलाई का महीना में आप हमको स्वेटर दे रहे हैं, हटाइए फेंकिए इसको। लेकिन यही दिसंबर आएगा, नहीं ना सर दीजिए ना, बहुत ठंडा लग रहा है, पहन ले रहे। इसका मतलब ये स्वेटर और जैकेट का वैल्यू है, यूटिलिटी पोजेस करता है, जून महीने में नहीं करता है, दिसंबर में इसका बहुत वैल्यू होगा, दिसंबर में ये यूटिलिटी पोजेस करेगा, इसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। फिर आता है सर्विस यूटिलिटी, जो प्रोफेशनल्स लोग देते हैं, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल्स लोग, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपका नीड सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आता है नेचुरल यूटिलिटी, जो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर रहता है, जैसे कि सनलाइट, रेन वाटर, एयर, यूटिलिटी पोजेस करता है। नेचुरल यूटिलिटी फ्री है, तुम खरीदते थोड़ी हो। आपको बोलेगा सर हम तो पानी खरीदते हैं, बाहर मिल रहा है ना फ्री में, तुम्हारा पेट कमजोर है, बीमार पड़ जाओगे, इसीलिए तुम बोतल वाला पानी पी रहे, फ्री में तो अवेलेबल है ना। तो नेक्स्ट आते हैं वेल्थ। वेल्थ का क्या मतलब है? दौलत। क्या बोलते हैं सर वेल्थ का मतलब दौलत। वेल्थ का मतलब होता है एनीथिंग टेंजिबल विच इज स्केयर इन नेचर एंड हैज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मतलब एनीथिंग जो स्केयर है, कम है, टेंजिबल है, जो आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है, दैट इज वेल्थ। प्रॉपर्टी, गुड्स, बैंक बैलेंस, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना, दीज आर ऑल वेल्थ। अब वेल्थ का डेफिनेशन है, उसका यूटिलिटी होना चाहिए, तुमको फायदा पहुंचाता हो, स्केर्स हो, कम हो। हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो वेल्थ है? स्केर थोड़ी है, सबके पास है। डायमंड सबके पास नहीं है, वेल्थ है। कल को सबके पास आ जाएगा, अरे सर क्या फायदा, है ना। टेंजिबल हो, ट्रांसफरेबिलिटी रखता हो, सप्लाई लिमिटेड हो। गोल्ड का क्यों वैल्यू है इतना? सप्लाई लिमिटेड है। लोहा का कोई वैल्यू नहीं है, सब जगह पड़ा हुआ है ना। सेमी गोल्ड भी तो मेटल ही तो है भाई, लेकिन गोल्ड का इतना वैल्यू है सर, स्टील का कोई वैल्यू नहीं है। दोनों तो मेटल ही है, क्योंकि गोल्ड स्केयर है, सप्लाई लिमिटेड है। स्टील तो बहुत है, 4-5 तो बदन के ऊपर ऐसे ही टूट गया बचपन से मार खाते होते, लेकिन आजकल कोई चेन में टूटा है, अंगूठी वंगूठी टूटा है। चूड़ी, कितना चूड़ी टूटा होगा, मेरा पर भी टूटा है बहुत सारा। एक बार छोटा, देखो मेरे यहाँ पे एक दाग होगा, 2 दाग तुम लोगों को नजर आता होगा। पर बदमाशी कर रहे थे तो मेरा, हम तो दादी के पास रहते थे अपना छोटा से, मेरे दादी हमको मारी, पहला मारी, दूसरा मारी ना, हम हाथ पकड़ने गए, हाथ पकड़ लिया मेरे दादी, छोटे थे उस वक्त। अब जब एक बैट से मारी, एक बैट मारी खा लिए, दूसरा बैट मारने के हम ऐसे करके हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़े मेरे दादी, हाथ छुड़ाने गई ना तो उनको चूड़ी टूट के मेरे अंदर में घुस गया था। देखो आज तक दाग है, बहुत छोटा गया, जब हम लोग 6-7 साल के होंगे, ये अभी भी देखो पूरा, मतलब ये मेरा मार्क बन गया, यहाँ पे 2 कट मार्क। ऐसे बहुत सारा चूड़ी टूटता है, और चूड़ी टूट जाता था तो और ज्यादा मार खाते थे इसके वजह। जैसे मेरी मम्मी छोटे भाई को मारती थी, अब मारते मारते चूड़ी टूट गया 2-3 तो अब उसका भी गुस्सा इसी के ऊपर उतरेगा, थाम थाम मार के एकदम मेकअप कर लिए।
हाँ, इंडियन पेरेंट्स लोग का मारा, चुप, जहां आंसू निकलेगा और मारेंगे। अब बच्चा बेचारा एकदम रोने, उसको तो रो भी नहीं रहा हो, क्या सोच रहा है कि रोंगे तो और मार खा जाएंगे। दीज आर इंडियन पेरेंट्स। मारने के बाद बोलेगा रोगा नहीं, चुप, आवाज नहीं आना चाहिए। और बेचारा सहम सहम के बच्चा लड़का रो रहा है कि आवाज नहीं निकलना चाहिए, तो फिर मार खा जाएंगे। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। अब देखो, कोमोडिटीज को अगर हम क्लासिफाई करें, इफ वी कैन कैटेगराइज कोमोडिटीज, तो कोमोडिटीज किसको बोलेंगे? एनीथिंग जो यूटिलिटी पोजेस करता है वो कोमोडिटी है। ठीक है, अब गुड्स भी हो सकते हैं वो, मतलब टैंजिबल, कपड़ा, खाना, गाड़ी। इनटैंजिबल भी हो सकता है सर्विसेज के फॉर्म में, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग का कोमोडिटीज है। नेक्स्ट इज वैल्यू एंड प्राइस। तो वैल्यू का क्या मतलब होता है, प्राइस का क्या मतलब होता है? सब कोई सोचता है सर दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब भाई इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या प्राइस है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वैल्यू का मतलब होता है कि अगर इसको एक्सचेंज किया जाएगा तो इसके बदले में दूसरा कमोडिटी कितना आ जाएगा, दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड का वैल्यू बहुत हाई है ना, तुम छोटा सा गोल्ड का रिंग दोगे और उसके बदले में अगर तुमको कपड़ा लेना है तो बहुत सारा कपड़ा आ जाएगा, है ना। और प्राइस का मतलब होता है जब उस वैल्यू को आप मनी में कन्वर्ट करते हो तो वो बन जाता है प्राइस। वैल्यू का मतलब होता है इट इज रिगार्डेड एज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इन सेम इन टर्म्स ऑफ अनदर। ठीक है ना, मतलब अगर इसके बदले में कोई दूसरा कमोडिटी लेने मांगे तो क्या एक्सचेंज होगा, इसका रेशियो, दैट इज नोन एज वैल्यू। जैसे कि बोला गया 1 किलो राइस एक्सचेंज किया जा सकेगा 2 केजी वीट के बदले में, तो 1 केजी राइस का जो वैल्यू है वो 2 केजी वीट के बराबर है, ये हो गया उसका वैल्यू। बोलते ना भाई 1 ग्राम सोना जो है वो फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम चांदी के बराबर है, 100 ग्राम तो ज्यादा बोल दिया, 50 ग्राम चांदी के बराबर है, तो मतलब 1 ग्राम सोना का वैल्यू 50 ग्राम चांदी है, ये हो गया वैल्यू। दूसरा कमोडिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को। प्राइस, सर 1 ग्राम सोना का दाम 15,000, सर 100 ग्राम चांदी का दाम 1.5 लाख, 1.5 लाख तो नहीं, मतलब 15,000, 20,000 जो भी। तो ये हो गया जब इसको हम मनी में कन्वर्ट करें। ठीक है, इक्विलिब्रियम इसको एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसा कंडीशन जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाता है। डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में ये सब हम लोग पढ़ेंगे। कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। कोई चीज को कंजम्पशन का मतलब लोग सोचते हैं खाना, खा लिए, नहीं, कंजम्पशन का मतलब वो नहीं। तुम आए, अभी हम पढ़ाए, तुम सुने, चले गए, इसका मतलब है मेरा जो सर्विसेज है वो तुम कंज्यूम किए, लिए हो, बेनिफिट उठाए हो उससे, इसी को बोलते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। भाई तुम सैलून गए, चुलबुल दाढ़ी वाड़ी कटवाए, इसका मतलब उसका सर्विसेज को तुम कंज्यूम किए। रेस्टोरेंट में गए, खाना खाए, फूड को कंज्यूम किए। ठीक है, यहां से दिल्ली जा रहे ट्रेन में बैठ के भाड़ा दिए, ट्रेन का सर्विसेज को कंज्यूम किए। कंजम्पशन का मतलब यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई योर वांट। सिर्फ खाना को कंजम्पशन नहीं बोलते, ये सब भी कंजम्पशन में आ जाता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, प्रोड्यूस करना। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब जो बात है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब क्या है? शॉर्ट रन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जहां पे आप बहुत ज्यादा चीज चेंजेस नहीं कर सकते। मेरा बैठने का मान लो 50 आदमी का जगह है, अचानक से 100 आदमी आ गया, बोला नहीं बाबू हम तो नहीं बैठा पाएंगे, तुमको थोड़ा टाइम देना होगा, हमको दूसरा जगह का इंतजाम करना होगा। तो ये हो गया लॉन्ग रन, कि हम अचानक से इतना स्टूडेंट को एकोमोडेट नहीं कर सकते। 50 बैठने का जगह 55 आ गया, अच्छा ठीक है जाओ ना, 2-3 का चेयर वहाँ रखा हुआ लेके आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आगे में बैठ जाओ। ये हो गया मेरा शॉर्ट रन, जहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। और लॉन्ग रन मतलब जहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट करके प्रोडक्शन को पूरा तरीके से चेंज किया जा सकता है। ठीक है,
प्राइस मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि कैसे करके प्राइस डिटरमाइन होगा एक कमोडिटी का, ठीक है। अ सिस्टम थ्रू विच इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ लेबर्स, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये सब डिटरमाइन होता है, इसको ही बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। अब ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई चीज का डिमांड बहुत हाई है उसका प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड कम है प्राइस भी घट जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक्स था ये था शॉर्ट टॉपिक्स। आने वाला जो क्लासेस है जहां पे हम लोग यूटिलिटी पढ़ेंगे, डिमांड पढ़ेंगे, वांट पढ़ेंगे, ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, बस इसका एक तरह का ये समरी है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो टोटल 3 क्लासेस हुआ है और 3 क्लास में हम लोग का यूनिट 1 हो गया है कम, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग इंक्रीज करेंगे, इसके चैप्टर्स थोड़ा ज्यादा है। कोई डाउट है तो पूछ लो।